क्या आपको भी सीडीपी से डर लगता है? क्या आपने सभी जगह से सीडीपी को पढ़कर देख लिया है और सीडीपी आपको कहीं पढ़ी समझ नहीं आई? तो आप मात्र हमारी एक क्लास देख लेना। एक क्लास को पढ़ने के बाद आप यह कह दोगे कि सर इससे बेहतरीन और शानदार क्लास मैंने आज तक नहीं पढ़ी है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मुझे बिल्कुल जीरो लेवल का स्टूडेंट दे देना जिसे सीडीपी का सी नहीं आता हो, और उसे मात्र हमारी एक क्लास दिखा देना। एक क्लास को पढ़ने के बाद वो ये कह देगा कि सर इससे बेहतरीन और शानदार क्लास मैंने आज तक नहीं पढ़ी। इस बात की पूरी गारंटी है। तो बिना देर के हुए सीधे क्लास की तरफ चलता हूं। तो आज की क्लास जो होने वाली है वो सीडीपी की सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो बिना देर के हुए सीधे क्लास की तरफ चलता हूं। और हमारी क्लास की सबसे खास विशेषता यह है कि एक एक बात आपके दिमाग में क्लास में ही छाप दी जाएगी। तो सीधे चलता हूं क्लास की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रचनावादी विचारधारा। तो पहला क्वेश्चन यहां से ये ही पूछ लेता है कि रचनावादी विचारधारा क्या कहती है। तो रचनावादी जो विचारधारा है वो केवल दो बातें कहती है। अपने दिमाग में उतार लेना कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो एक्टिव होकर के सीखता है, सक्रिय होकर के सीखता है। कैसे सीखता है? एक्टिव होकर के सीखता है। साथ ही छात्र का क्या होता है? छात्र जो होता है वो संलग्न होकर के सीखता है। संलग्न का मतलब जुड़ाव, यानी कि बच्चा जो है वो अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होता। अब मेरी बात को समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। यहां से एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो पहली विचारधारा होती है जिसे कहते हैं रचनावादी विचारधारा। तो रचनावादी विचारधारा यह कहती है कि बच्चा जो भी सीखता है वो एक्टिव होकर के सीखता है। कैसे सीखता है? एक्टिव होकर के सीखता है। और दूसरी बात यह कहती है कि बच्चा जो भी सीखेगा वो कनेक्ट होकर के सीखेगा, यानी कि कोई भी गतिविधि जो हो रही होगी उसमें बच्चा शामिल होगा। केवल ये दो बात ही कहती है विचारधारा कि बच्चा एक्टिव होकर के सीखेगा और जो भी कुछ सीखेगा वो बच्चा कार्य में संलग्न या जुड़ाव करके सीखेगा। क्वेश्चन आता है इस तरह से, एक एक बात आपकी समझ में आएगी। क्या कहता है, मेरी बात को समझना। यह कहता है निम्नलिखित में कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? आप कह देना रचनावादी विचारधारा जो है वो केवल दो ही बात कहती है कि बच्चा जो भी सीखेगा एक तो एक्टिव होकर के सीखेगा, सक्रिय होकर के सीखेगा और संलग्न होकर के सीखेगा। अब जहां ये दो शब्द आपको दिख जाए आंख बंद करके टिक कर देना। इससे ज्यादा आपको कुछ याद ही नहीं रखना। अब देखना, अधिगम मुख्य रूप से निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं, अध्यापकों के विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। अधिगम तब होता है जब विद्यार्थियों को अध्यापक से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है या विद्यार्थी अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता। जहां सक्रिय संलग्नता की बात हो तो तुरंत आंख बंद करके उसे टिक कर देना। अब मेरी बात को समझो, यानी कि बच्चा जो भी सीखता है वो एक्टिव होकर के सीखता है और जो कोई भी क्रिया हो रही हो उसमें बच्चा भी शामिल होता है। उसमें क्या होता है? बच्चा भी शामिल होता है। अब यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है। ये जो रचनावादी विचारधारा है इसके दो मनोवैज्ञानिक थे। कितने मनोवैज्ञानिक थे? दो महान मनोवैज्ञानिक थे जो आपको सीटेट के अंदर पढ़ने हैं। और पहले थे जिनका नाम था जीन प्याजे और दूसरे का नाम था लेव वाइगोत्स्की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो क्वेश्चन है जिन्हें बच्चा कर ही नहीं पाता और बहुत आसान से ये क्वेश्चन है। तो आपसे कोई भी ये कहे कि आप मुझे ये बताओ कि प्याजे और वाइगोत्स्की में क्या समानता है, तो प्याजे और वाइगोत्स्की में एक ही समानता। मेरी बात को समझना, इस दिमाग में एक एक बात को उतार लो।
प्याजे और वाइगोत्स्की में केवल एक समानता है कि ये दोनों के दोनों रचनावादी हैं। कौन से हैं? ये दोनों रचनावादी हैं और ये दोनों ही एक बात कहते हैं कि बच्चा जो भी सीखता है, एक तो एक्टिव होकर के सीखता है, क्योंकि रचनावादी विचारधारा क्या कहती है कि बच्चा जो भी सीखेगा एक्टिव होकर के सीखेगा, और दूसरा बच्चे की संलग्नता होगी। संलग्नता का मतलब समझ गए, यानी कि बच्चा किसी भी कार्य में शामिल होगा। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि बच्चा जो होगा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होगा। अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में, यानी कि बच्चा जो हो वो प्रक्रिया में क्या हो, शामिल होना चाहिए, उसको कहते हैं संलग्नता। क्या कहते हैं? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें आपका भी इन्वॉल्वमेंट हो, उसको कहते हैं संलग्नता। तो आपसे बार बार यही क्वेश्चन पूछता है कि प्याजे और वाइगोत्स्की में क्या समानता है, और बच्चा इतना ज्यादा कंफ्यूज रहता है। देखो, प्याजे और वाइगोत्स्की में बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन समानता एक ही है कि ये दोनों बच्चों को एक्टिव मानते हैं, और ये दोनों ही कहते हैं कि बच्चा जो भी सीखता है उसमें बच्चे का जुड़ाव होता है, उसमें बच्चे की इन्वॉल्वमेंट होती है। केवल ये एक सिंगल समानता है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। अब चलता हूं क्वेश्चन की तरफ, और एक एक क्वेश्चन का आंसर आपसे करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, अरे भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। जिसने ठान लिया है कि मुझे जीवन में कुछ करना है, वो मात्र एक क्लास देख लेना। एक क्लास को पढ़ने के बाद वो ये कह देगा कि सर आज से पहले आप मुझे क्यों नहीं मिले। ये मेरा वादा है। जिस बच्चे को सीडीपी का सी समझ नहीं आता, एक क्लास पढ़ाने के बाद उसकी तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी, यह भी आपसे वादा करता हूं। कहता है प्याजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में प्रमुख समानता क्या है। आप अपने दिमाग में एक बात क्लियर कर लेना, केवल एक ही समानता है। कितनी? केवल एक समानता है कि ये दोनों बच्चे को क्या मानते हैं, सक्रिय मानते हैं, एक्टिव मानते हैं। और ये दोनों ही कहते हैं कि बच्चा जो भी सीखता है वो संलग्नता या जुड़ाव से सीखता है। संलग्नता या जुड़ाव की बात करते हैं। अब देख लो ये किस ऑप्शन में है। बच्चे की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, ये ही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। केवल एक ही समानता है। कितनी है लाडले बच्चों? केवल एक समानता है, बाकी सब अंतर है। केवल एक समानता है, दिमाग में उतार लेना ये बात। ये सीटेट फरवरी 2026 में क्वेश्चन पूछा गया। आप बताओ भाई, सीटेट फरवरी 2026 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ। ये कहता है जीन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता है जो समान है। बताओ जी, कौन सी मान्यता है जो समान है। मैंने आपको एक ही बात बताई है कि इन दोनों के अंदर केवल एक ही समानता है। बताओ कौन सी है। भाषा संज्ञान को प्रभावित और निर्धारित करती है, यह समानता है। संस्कृति का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का विकास चरणों में होता है, या बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। जल्दी से बताओगे क्या समानता थी। अरे लाडले बच्चों, मैंने आपको बताया ये दोनों रचनावादी थे, और रचनावादी विचारधारा यह कहती है कि बच्चा जो होता है वो अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में स्वयं शामिल होता है। अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में बच्चा संलग्न होता है। संलग्न का मतलब है शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था, और इस क्वेश्चन को मात्र 20% बच्चे ही कर पाए थे। लेकिन आज के बाद एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे गलत हो जाए। इस लेवल का कंटेंट पढ़ा रहा हूं, एक एक बेसिक से बेसिक पॉइंट जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, उस एक एक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। यह मेरा आपसे वादा है। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। अब मेरी बात को समझना। अब भाई साहब जो बात होगी वो किसकी होगी?
सबसे पहले बात करते हैं वाइगोत्स्की साहब की। मेरी बात को समझना। तो पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछेगा, वाइगोत्स्की के अंदर केवल मैं 5 पॉइंट कराऊंगा। कितने पॉइंट? 5 पॉइंट। और 5 पॉइंट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यह मेरा आपसे वादा है। तो आपसे कहेगा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? आप कह देना सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था? आप कह देना लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। आपको केवल एक शब्द याद रखना है, उसके सिवा कुछ याद नहीं रखना। अपने दिमाग को एकदम शांत छोड़ दो और मेरी बात पर यहां ध्यान दो, यहां फोकस करो। एक एक बात आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? आप कह देना लेव वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण बताई। कितनी बातें? तो लेव वाइगोत्स्की ने 3 बातें महत्वपूर्ण बताई थी। कितनी बातें महत्वपूर्ण मानी? 3 बातें महत्वपूर्ण मानी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 बातें महत्वपूर्ण मानी वाइगोत्स्की ने। कितनी? 3। अब तीनों आपको याद नहीं करनी, इस सिद्धांत में ही तीनों बात लिखी गई है। कौन सी? सामाजिक से बनेगा सामाजिक अंत्यक्रिया। सामाजिक से क्या बन गया? सामाजिक अंत्यक्रिया बन गया। इंग्लिश में कहते हैं सोशल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं? सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। सोशल इंटरेक्शन। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण मानी, सांस्कृतिक उपकरण। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण मानी वो थी सांस्कृतिक उपकरण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। सांस्कृतिक उपकरण यानी कि कल्चरल टूल्स, ठीक है, कल्चर। और तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण मानी वो थी भाषा यानी कि लैंग्वेज। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल 5 पॉइंट और पांचों के पांचों पॉइंट दिमाग में फिट कर दूंगा। अब तक केवल एक बात मैंने बताई है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? आप कह देना लेव वाइगोत्स्की ने दिया। किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की ने दिया। तो लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया और 3 बातें महत्वपूर्ण बताई। कितनी बातें? 3। सामाजिक से समाज, सांस्कृतिक से संस्कृति, और तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण मानी थी, तीसरी, वो थी भाषा। तो वाइगोत्स्की ने कितनी बातें महत्वपूर्ण मानी? केवल 3। समाज, संस्कृति और भाषा। समाज, संस्कृति और भाषा, ये 3 बातें थी जो वाइगोत्स्की ने महत्वपूर्ण मानी। अब यहीं से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा और 3 तरह से क्वेश्चन पूछेगा। यहां दिमाग में चिपका लो। अब समझना बात को। ये जो पियाजे और वाइगोत्स्की थे, इनमें केवल एक समानता थी कि ये रचनावादी थे। बाकी इनमें बहुत ज्यादा अंतर थे और अंतर ऐसे थे कि जिन बातों को वाइगोत्स्की ने महत्वपूर्ण माना, पियाजे ने उसको महत्वपूर्ण नहीं माना। पियाजे ने उसको महत्वपूर्ण नहीं माना। तो आपसे यह कहेगा कि आप मुझे यह बताओ। देखो, यह क्वेश्चन 3 तरह से बनेगा। कितनी तरह से? 3 तरह से। मेरी बात को समझना, 3 प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन यह बनेगा कि भाई ये बताओ, लेव वाइगोत्स्की ने कितनी चीजों को महत्वपूर्ण माना? आप कह देना 3 बातों को महत्वपूर्ण माना। किसको? समाज, संस्कृति और भाषा। समाज, संस्कृति और भाषा, ठीक है। आपसे दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि पियाजे ने किसको महत्वपूर्ण नहीं माना? तो तब भी यही आंसर लगाना, समाज, संस्कृति और भाषा। क्यों? जिस चीज को वाइगोत्स्की ने महत्वपूर्ण माना था, पियाजे ने उसको महत्वपूर्ण नहीं माना। पियाजे वाइगोत्स्की का बिल्कुल अपोजिट था, बिल्कुल अपोजिट व्यक्ति था। उसने कह दिया था, देख वाइगोत्स्की, जिस बात को तू महत्वपूर्ण मानेगा
उसको मैं महत्वपूर्ण नहीं मानूंगा। तो आपसे कहे कि वाइगोस्की ने किसको महत्वपूर्ण माना, आप कहना समाज, संस्कृति और भाषा। आपसे कहे प्याजे ने किसको महत्वपूर्ण नहीं माना, तो भी कहोगे समाज, संस्कृति, भाषा। और तीसरा क्वेश्चन ये कहे कि भाई ये बताओ जीन प्याजे की क्या आलोचना थी, तो जीन प्याजे की ये ही आलोचना थी कि उसने समाज, संस्कृति और भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना। देखो, तीन तरह से हमारी क्लास की ये ही विशेषता है कि एक एक बात बहुत सिंपल शब्दों में बताई जाएगी। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन तीन तरह से पूछा गया है। वाइगोत्स्की ने किसको महत्वपूर्ण माना, समाज, संस्कृति, भाषा, दिमाग में उतार लो। दूसरा क्वेश्चन, प्याजे ने किसको महत्वपूर्ण नहीं माना, तो भी समाज, संस्कृति, भाषा। आपसे कहे कि प्याजे की आलोचना क्यों की जाती है, क्योंकि उसने समाज, संस्कृति, भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना। क्यों नहीं माना मैं बताऊंगा। होता क्या है, एक मजेदार सी ट्रिक बताता हूं। वाइगोत्स्की साहब जो थे, उन्होंने क्या किया, प्याजे की वाइफ से शादी कर ली। भाई साहब क्या कर दिया, जो प्याजे की वाइफ थी, इससे, ये ट्रिक है, इससे शादी कर ली। अब भैया जब इससे शादी कर ली तो ये एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। कौन बन गए, जानी दुश्मन बन गए। और जानी दुश्मन ऐसे बने कि एक दूसरे की बात काटते थे। जैसे वो कहता था कि सूरज पूरब से निकलेगा वाइगोत्स्की, तो प्याजे कहते थे कि सूरज पश्चिम से निकलेगा। यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ट्रिक ऐसे समझना कि प्याजे की जो वाइफ थी उससे शादी कर ली भाई साहब वाइगोत्स्की ने। अब शादी कर ली तो भाई साहब जानी दुश्मन बन गए। वाइफ का सवाल था तो उल्टा कहने लगे एक दूसरे को। वो कहता था सूरज पूरब से निकलेगा, दूसरा कहता था पश्चिम से निकलेगा। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि तीन बातें महत्वपूर्ण हैं, समाज, संस्कृति, भाषा। प्याजे ने कहा ये तीन बात ही महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे थे, बात को काट रहे थे। उसने कहा हट। उसकी इसी बात पर आलोचना हो गई कि उसने समाज, संस्कृति, भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना। तो ट्रिक है कि महत्वपूर्ण किसको माना वाइगोत्स्की ने, SCL, S से सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, C से कल्चर, ठीक है, L से लैंग्वेज। इंग्लिश वाले ऐसे याद रख सकते हैं और हिंदी वाले समाज, संस्कृति, भाषा को महत्वपूर्ण माना वाइगोत्स्की ने, महत्वपूर्ण नहीं माना प्याजे ने। इसीलिए प्याजे की क्या की जाती है, आलोचना। तो प्याजे और वाइगोत्स्की में समानता एक ही थी। बाकी भाई समानता ये थी, पहले दोनों रचनावादी थे, फिर उसकी वाइफ को लेकर भग गए, तो भाई साहब फिर दोनों में जानी दुश्मनी हो गई और एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो गए। अब यहीं से क्वेश्चन आता है, अब जीवन में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये रहा क्वेश्चन, वेरी 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 इंपोर्टेंट। बताओ, देखते ही कर देगा बच्चा। ये सीटेट फरवरी 2026 का क्वेश्चन है। बताओ, चिंदी सा क्वेश्चन है, ऐसी ट्रिक दी है कभी क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा। जीन प्याजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास डैश के प्रभाव पर विचार करने में विफल रहे। यानी कि क्या आलोचना है, बस आप एक बात समझो, प्याजे की आलोचना क्या है, संस्कृति, अनुभव, क्रिया, परिपक्वता। आप कह देना ये आलोचना थी। उसने तीन बातें कभी नहीं की। कौन सी, समाज, संस्कृति, ना समाज की बात की, ना संस्कृति की बात की और ना कभी भाषा की बात की। इन तीन शब्दों के बारे में बात नहीं की। अब देख लो तीनों में से कौन सा ऑप्शन में है, तो संस्कृति, क्योंकि संस्कृति की बात जो की थी वो वाइगोत्स्की ने की थी, और जिस बात को वाइगोत्स्की ने कर दिया प्याजे उसको बिल्कुल नहीं करते थे, इसीलिए उनकी आलोचना हुई। एक एक बात दिमाग में छाप दूंगा। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। लो, प्याजे बच्चे को डैश के रूप में देखते थे, वाइगोत्स्की बच्चे को डैश के रूप में देखते थे, निष्क्रिय। मैंने कहा निष्क्रिय तो देखते ही नहीं थे ये कोई भी,
सक्रिय निष्क्रिय नहीं, ये दोनों ही बच्चे को सक्रिय देखते थे। सक्रिय क्यों देखते थे? क्योंकि ये दोनों ही रचनावादी थे, और दोनों रचनावादी थे इसीलिए ये कहते थे कि बच्चा जो भी सीखेगा वो एक्टिव होकर के सीखेगा। ये ही समानता थी। तो ये भी एक्टिव मानते थे, ये भी एक्टिव मानते थे, केवल इतनी ही समानता थी। चलता हूं आगे। ये रहा क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने। मैं उम्मीद करता हूं एक एक बच्चा आंसर कर देगा। हर एक बच्चे से उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। क्या कहता है? कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? बताओ जी। संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है, मतलब इसका यह है कि जीन पियाजे ने किस शब्द के बारे में बात नहीं की? जल्दी से बताओ भाई। सांस्कृतिक उपकरण, संतुलीकरण, गतिविधि, जैविक परिपक्वता। मैंने आपको एक ही बात बताई है, समाज, संस्कृति और भाषा। समाज, संस्कृति और भाषा, इनकी ही बात नहीं की। तो जहां पियाजे के क्वेश्चन में ये तीन शब्द दिख जाए, आंख बंद करके टिक कर देना, तो इसको ही महत्वपूर्ण नहीं माना। ऑप्शन नंबर ए। तो ये ही कारक नहीं है। क्लियर है? बहुत बढ़िया जी। अब मेरी बात को ध्यान से समझ रहा। अब ये लड़ाई यहां नहीं रुकी, लड़ाई आगे बढ़ी। और लड़ाई आगे कैसे बढ़ी भाई? एक दूसरे की बातों को काटने का सिलसिला आगे बढ़ता गया। तो वाइगोस्की ने यह कहा कि अगर बच्चा खुद से बात कर रहा है, मेरी बात को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइगोस्की ने कहा कि बच्चे का खुद से बात करना, बच्चे का खुद से बात करना, इसका मतलब बच्चा पागल नहीं है। अगर बच्चा खुद से बात कर रहा है, इसका मतलब बच्चा स्वयं नियमन कर रहा है। क्या कर रहा है? स्वयं नियमन कर रहा है। स्वयं नियमन का मतलब है कि खुद के नियम बना रहा है, सेल्फ रेगुलेशन कर रहा है। और इस स्वयं नियमन को ही वाइगोस्की ने क्या कहा? इस स्वयं नियमन को ही वाइगोस्की ने व्यक्तिगत वॉक कहा। क्या कहा? व्यक्तिगत वॉक कहा। क्या? व्यक्तिगत वॉक, या इसी को कहते हैं निजी वॉक। भाई ये लिख लो, ये आएगा ही आएगा। भाई एक बात बताओ, मैंने आपसे ये कह दी है कि मुझे बिल्कुल जीरो लेवल का स्टूडेंट दो जिसे बिल्कुल कुछ नहीं आता, और इतने सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं। तो अगर मैं ये कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। और कैसे करूं? छाती फाड़ के दिखाऊं? भाई इतना ही तो कर सकता हूं। तो ये लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाइगोस्की के अनुसार अगर बच्चा खुद से बात कर रहा है, इसका मतलब बच्चा खुद के नियम बना रहा है। वाइगोस्की ने कहा कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो खुद से बात करता है, जैसे मम्मी मेरी इरेजर कहां है, मम्मी मेरी पेन कहां है, कल मेरा पेपर है, मैंने इरेजर रख ली, मेरा ज्योमेट्री बॉक्स कहां है। तो वाइगोस्की ने कहा कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो खुद से बातें करता है। इसका मतलब अगर बच्चा खुद से बातें कर रहा है, वो पागल नहीं है, वो अपने कार्यों की योजना बना रहा है, खुद के नियम बना रहा है। तो इसको ही वाइगोस्की ने कहा स्वनियमन। और इस स्वनियमन को ही वाइगोस्की ने यह कहा कि इसी को व्यक्तिगत वॉक या निजी वॉक कहते हैं। वाइगोस्की ने यह कहा कि हमेशा एक शिक्षक के तौर पर इसको बढ़ावा देना चाहिए। क्या देना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। एक टीचर के तौर पर इस व्यक्तिगत वॉक या निजी वॉक को बढ़ावा देना चाहिए। तो वाइगोस्की ने किसकी बात की? निजी वॉक की। अब मैंने तो आपको बताया था कि वाइगोस्की की बात काटने पर तुले थे पियाजे, और बिल्कुल अपोजिट थे। पियाजे ने कहा कि अगर बच्चा खुद से बात कर रहा है, वो अपने कार्य की योजना पोजना कुछ नहीं बना रहा, वो अहम केंद्रित है, तो बच्चे का खुद से बात करना, अगर पियाजे के अनुसार पूछे तो पियाजे ने कहा कि बच्चा अहम केंद्रित है, या इसी को आत्म केंद्रित भी कहते हैं, यानी कि बच्चा ईगोसेंट्रिज्म है। क्या है? ईगोसेंट्रिज्म है। और इस ईगोसेंट्रिज्म का मतलब पियाजे ने कहा कि बच्चे के अंदर ज्ञान नहीं है,
संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है। यानी कि बच्चे के अंदर क्या है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है। क्या है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, तो बच्चे का खुद से बात करना, वाइगोस्की ने क्या बताया? निजी वॉक बताया, जबकि प्याजे ने क्या बताया था? अहम केंद्रित बताया था। और अहम केंद्रित का मतलब क्या होता है? कभी कभी डीप में क्वेश्चन पूछ लेता है। अहम केंद्रित का मतलब है कि बच्चे के अंदर अभी ज्ञान परिपक्व नहीं है, यानी कि बच्चे के अंदर अभी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है। यह बात प्याजे ने कही थी। तो सीधे चलता हूं क्वेश्चन पर। एक एक टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, और उससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारी बात बता रहा हूं, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए। इससे बेहतर टेक्निक कुछ नहीं हो सकती, ये मेरा आपसे वादा है। सीधे चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? जीन प्याजे डैश को मानता था, जबकि लेव वाइगोस्की डैश को मानता था। भाई पहले कौन आ रहे हैं? प्याजे। तो प्याजे आत्म केंद्रित वॉक, आत्म केंद्रित वॉक या निजी वॉक? देखो, प्याजे निजी वॉक को नहीं मानते थे, क्योंकि पहले पर प्याजे, दो ऑप्शन कट गए। प्याजे आत्म केंद्रित वॉक को मानते थे, लेव वाइगोस्की निजी वॉक को मानते थे। अब ये पूछना चाह रहा, आत्म केंद्रित वॉक का मतलब क्या है? क्या आत्म केंद्रित वॉक का मतलब संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत है? और निजी वॉक का मतलब है स्वयं विनियमित में प्रभावी। स्वयं विनियमित का मतलब है कि खुद के नियम बनाने में प्रभावी। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब आप कहोगे सर बी क्यों सही नहीं है? आपके मन में यह क्वेश्चन आना चाहिए। देखो, प्याजे ने आत्म केंद्रित वॉक माना, यह बिल्कुल सही है, लेकिन आत्म केंद्रित वॉक का मतलब स्वनियमित में प्रभावी निजी वॉक नहीं होता है। आत्म केंद्रित का मतलब है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत है ये, इसलिए ये कट जाएगा और ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलता हूं आगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब बात आगे बढ़ती है और आगे वाइगोस्की ने यह कहा, मेरी बात को समझना, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यहां से कहानी शुरू होती है। केवल 5 पॉइंट में खत्म कर दूंगा टॉपिक को और 5 पॉइंट आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। मेरी बात समझिए। वाइगोस्की के अनुसार बच्चा जो भी सीखता है, वाइगोस्की ने यह कहा, अगर बच्चा जो भी सीखेगा वो मदद के द्वारा, वह मदद के द्वारा, या इसी को कहते हैं सहायता के द्वारा। अभी एक ट्रिक भी दूंगा, सहायता के द्वारा, या इसी को कहते हैं मार्गदर्शन के द्वारा, या इसी को कहते हैं आलंबन के द्वारा। आलंबन के द्वारा सीखता है। वाइगोस्की ने यह कहा था कि बच्चा जो भी सीखता है वो मदद के द्वारा सीखता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक भी दूंगा, धाकड़ ट्रिक दूंगा, ट्रिक, और ट्रिक ऐसी है जो कभी फेल ना हो। वाइगोस्की ने यह कहा था, बच्चा जो भी सीखेगा वो मदद के द्वारा सीखता है, सहायता के द्वारा सीखता है, आलंबन के द्वारा सीखता है। वाइगोस्की ने यह कहा था कि बच्चा खुद के दम से कुछ नहीं सीख सकता, बच्चा जो भी सीखेगा मदद के द्वारा सीखेगा। अब ट्रिक सुनिए, जहां आपको मदद, सहायता, मार्गदर्शन, आलंबन ये शब्द दिख जाए, जहां हेल्प की बात हो वो, और क्वेश्चन में वाइगोस्की दिख जाए, आंख बंद करके टिक कर देना। मेरी बात को समझो। जहां आपको मदद, मार्गदर्शन, समर्थन की बात दिख जाए, या समर्थन की बात दिख जाए और आपको दिख जाए कौन? वाइगोस्की, आंख बंद करके टिक करना। क्यों करना है? क्योंकि वाइगोस्की ने यह ही कहा था कि बच्चा जो भी सीखता है वो मदद के द्वारा ही सीखता है, बच्चा हेल्प के द्वारा ही सीखता है। यानी कि बच्चा अपने दम से कुछ नहीं सीखता, वो जो भी सीखेगा मदद के द्वारा ही सीखेगा। अब प्याजे तो बिल्कुल अपोजिट थे। प्याजे ने कहा, हट, बच्चा जो भी सीखता है अपने दम पर ही सीखता है। प्याजे ने यह कहा
कि बच्चा जो भी सीखता है, प्याजे के अनुसार ज्ञान जो है वो प्याजे के अनुसार बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। मैंने आपको बताया दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। वाइगोस्की ने कहा कि बच्चा जो भी सीखेगा सहायता के द्वारा सीखेगा। प्याजे बिल्कुल अपोजिट थे। भाई वाइफ को लेकर भाग गए, तो प्याजे ने यह कहा कि बच्चा जो भी सीखेगा ज्ञान वो अपने दम पर सीखता है, यानी कि बच्चा ज्ञान की रचना स्वयं करता है। तो प्याजे ने यह कहा बच्चे को कोई मदद की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद ही अपने ज्ञान की रचना कर लेता है। तो बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। यह बात प्याजे ने कही। वाइगोस्की ने क्या कहा कि बच्चा जो भी सीखता है वो सहायता के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा, आलंबन के द्वारा, समर्थन के द्वारा सीखता है। अब आप कहोगे सर सहायता को देता कौन है? तो सहायता को देने वाला व्यक्ति, वाइगोस्की के अनुसार जो मदद को देता है, मदद देने वाला व्यक्ति अधिक जानकर अन्य क्या कहलाता है? अधिक जानकर अन्य कहलाता है। अधिक जानकर अन्य, या इसी को कहते हैं एमकेओ, यानी कि जो सहायता को देता है। एमकेओ का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर। अधिक जानकर अन्य कहलाता है। तो जो सहायता को देता है वो क्या कहलाता है? अधिक जानकर अन्य कहलाता है। 2 मिनट में पूरा रिवाइज करा दो, दिमाग में एक एक बात फिट करा देता हूं, समझो 2 मिनट के अंदर मात्र। लो जी 2 मिनट में वाइगोस्की को खत्म कर देता हूं, मात्र 2 मिनट मुझे दो। देखो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, आपको इतनी बात याद रखनी है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लेव वाइगोस्की ने। वाइगोस्की ने 3 बातें महत्वपूर्ण मानी। अब सिद्धांत में ये समाज, संस्कृति और तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण मानी वो थी भाषा। इसके बाद वाइगोस्की ने यह कहा कि बच्चे का खुद से बात करना, अगर बच्चा खुद से बात कर रहा है, वो खुद के नियम बना रहा है, उसको स्वनियमन कहते हैं। और इस स्वनियमन को ही वाइगोस्की ने व्यक्तिगत वॉक या निजी वॉक कहा। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरी पॉइंट वाइगोस्की ने यह कहा कि बच्चा जो भी सीखता है वो मदद के द्वारा ही सीखता है, सहायता के द्वारा ही सीखता है। और जो सहायता को देता है वो एमकेओ, भाई अधिक जानकर अन्य। एक बात बताओ, आप मुझसे क्यों पढ़ रहे हो? इसलिए क्योंकि मैं आपसे अधिक जानता हूं। तो जो सहायता को देता है वो अधिक जानकर अन्य कहलाता है। कौन कहलाता है? अधिक जानकर अन्य कहलाता है। अब जो सहायता दी जाती है वो 2 प्रकार की दी जाती है। मेरी बात को समझना, जो सहायता दी जाती है वो 2 प्रकार की दी जाती है। एक होती है पाड़, या इसी को कहते हैं ढांचा निर्माण। अब मेरी बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी को कहते हैं आलंबन। ये लास्ट पॉइंट है बस वाइगोस्की का, ठीक है। इसी को कह देते हैं मचान, और इंग्लिश में इसको कहते हैं इसके फोल्डिंग। अब मेरी बात को समझना, अच्छे से समझा दूंगा। इसके फोल्डिंग क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग कहते हैं। और दूसरी सहायता जो दी जाती है उसको कहते हैं समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र। समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं जेडपीडी। लेकिन आपके सामने जेडपीडी नहीं आएगा, आपके सामने आएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब मेरी बात को अच्छे से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो
वाइगोस्की ने यह कहा था कि बच्चा जो भी सीखता है वो सहायता के द्वारा सीखता है, और बच्चे को जो सहायता दी जाती है वो दो प्रकार की दी जाती है। एक इसके फोल्डिंग की सहायता दी जाती है, एक जेडपीडी की सहायता दी जाती है। अब समझना, यहीं से ट्रिक सुनिए, बहुत तगड़ी ट्रिक दूंगा। जेडपीडी में एक शब्द आ रहा है पी, पी कहां आ रहा है? बीच में। आप एक बात बताओ, जेडपीडी में पी कहां आ रहा है? बीच में। तो जो कार्य के बीच में सहायता दी जाती है, कार्य के बीच में जो सहायता दी जाती है, कार्य के बीच में दी जाने वाली सहायता, कार्य के बीच में दी जाने वाली सहायता, कार्य के बीच में दी जाने वाली सहायता वो क्या कहलाती है? जेडपीडी कहलाती है। और जो कार्य के शुरुआत में दी जाती है, भाई जब वो बीच में दी जाती है तो ये कार्य के शुरुआत में दी जाती है, कार्य के शुरुआत में दी जाने वाली सहायता, शुरुआत में दी जाने वाली सहायता, कार्य के शुरुआत में दी जाने वाली सहायता, यानी कि जो कार्य के शुरुआत में दी जाती है वो इसके फोल्डिंग है, और जो कार्य के बीच में दी जाती है वो जेडपीडी है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहीं से दिमाग में एक एक बात उतार लेना। अगर वो कहे कार्य के शुरुआत में जो सहायता दी जाती है तो वो पार्ट की सहायता है, और कार्य के बीच में दी जाए तो ऐसे याद रखना, जेडपीडी में पी बीच में आ रहा है, तो जो सहायता बीच में दी जाए वो जेडपीडी की है, और जो सहायता कार्य के शुरुआत में दी जाए वो इसके फोल्डिंग की है। तो आपसे कहेगा संकेत एवं इशारे देना, संकेत एवं इशारे देना, ये किसका उदाहरण है? तो आप कह देना ये इसके फोल्डिंग का उदाहरण है। आपसे कहेगा आधा हल हुआ उदाहरण देना, आधा हल हुआ उदाहरण देना, आधा हल हुआ उदाहरण देना, ये किसका एग्जाम्पल है? तो आप कह दोगे ये भी पार्ट का ही एग्जाम्पल है। अब आपके मन में एक बात आएगी, सर इन सहायता को देता कौन है? तो मैंने बताया कि जो सहायता को देता है, सहायता देने वाला ही अधिक जानकर अन्य एमकेओ कहलाता है। तो सहायता को जो देता है वो एमकेओ होता है। अब मेरी बात यहां से समझो, बस एक मिनट। तो संकेत एवं इशारे देना या आधा हल हुआ प्रश्न देना, ये किसके उदाहरण है? पार्ट के उदाहरण है। अब कैसे? जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा 3 + 2 - 3, आपने इस प्रश्न को करने से मना कर दिया। यानी कि बच्चे के सामने जब आप प्रश्न पूछते हो और बच्चा शुरुआत में मना कर दे, इसका मतलब मुझे शुरुआत में सहायता देनी पड़ेगी। तो जो सहायता शुरुआत में देनी पड़े वो कहलाती है पार्ट की। तो ये किसका एग्जाम्पल है? पार्ट का। जैसे वो एक बिल्ली को दिखाते हुए टीचर कहता है कि ये क्या है, बच्चा कहता मुझे नहीं पता। इसका मतलब बच्चा अगर शुरुआत में मना कर रहा है तो ये किसका उदाहरण है? पार्ट का उदाहरण है। अब देखना कैसे हवा में उड़ जाते क्वेश्चन। वाइगोस्की पूरा खत्म है। लो जी आपके सामने क्वेश्चन देखो। अब मैं ऐसी ट्रिक दूंगा ना आपको कि आप देखते ही क्वेश्चन को हल कर दोगे। ये सीटेट फरवरी 2026 का क्वेश्चन है। अब देखना मजा ही आ जाएगा। ये कहता है वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। अब आप ये समझना, आप कहोगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र तो मैं जानता ही नहीं हूं। इंग्लिश देखो, जोन ऑफ, तो जोन से बनाना जेड या जी, प्रॉक्सिमल से पी, डेवलप यानी कि जेडपीडी का है। तो आप कहना जेडपीडी एक मदद है। अब देखो, एक छात्र के कौशल या ज्ञान के स्तर जिस पर कभी हासिल करने की संभावना नहीं है। पहले सारे ऑप्शन पढ़ो। परीक्षा पास करने के लिए या ग्रेड प्राप्त करने के लिए, या छात्र जिस कौशल या ज्ञान के स्तर में पहले से महारत हासिल कर चुका है,
या कौशल या ज्ञान का स्तर, जो एक मदद मैंने बताया, जहां मदद, समर्थन, सहायता ये शब्द दिख जाए, आंख बंद करके टिक कर दो। और वाइगोत्स्की दिख जाए, मदद शब्द दिख गया, आंख बंद करके टिक कर दो। कभी गलत नहीं होगा। आप कहोगे क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि वाइगोत्स्की ने यही कहा था कि बच्चा जो भी सीखता है, बच्चा जो भी ज्ञान को सीखता है, वो मदद के द्वारा ही सीखता है। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो, ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन से ही बिल्कुल क्लियर कर दूंगा पूरा डाटा। ये सीटेट फरवरी 2026 में आया हुआ है। बस एक क्वेश्चन समझ लोगे ना तो आप पूरी कहानी समझ जाओगे। अब समझना मेरी बात को। शिक्षकों को पाठ का मतलब होता है सहायता के रूप में बच्चे को ढेर सारे संकेत और आलंबन उपलब्ध कराने चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, क्या एक शिक्षक को बच्चे को सहायता देनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है। एक शिक्षक के तौर पर आपको हमेशा बच्चे को सहायता देनी है। यह बात अपने दिमाग में फिट कर लें। एक शिक्षक के तौर पर हमेशा आपको बच्चे की सहायता करनी है। तो यह बात पूरी तरह से सत्य है। आगे कहता है, जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकर लोग। अब एक बात बताओ, अधिक जानकर लोग की बात किसने की थी? वाइगोत्स्की ने। तो जो बात वाइगोत्स्की ने की थी, मैंने शुरुआत में ही ट्रिक बताई थी, उसको पियाजे कभी नहीं करेंगे। इसलिए यह गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि अधिक जानकर लोग, एमकेओ की बात जो की वो वाइगोत्स्की ने की थी, और जो बात वाइगोत्स्की ने कर दी उसे पियाजे कभी नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। तो ए सही है और आर गलत है। इसलिए ये करेक्ट आंसर है। मैं एक ही बात कहता हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस अपने दिमाग में ठान लो कि मुझे जीवन में कुछ करना है। अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे जीवन में कुछ करना है, मुझे टॉपर बनना है, दुनिया की कोई ताकत आपको टॉपर बनने से नहीं रोक सकती। ये मेरा आपसे वादा है। आगे चलता हूं। बताओ भाई, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ये रहा, ये कहता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो आंतरिक वॉक है, आंतरिक वॉक का मतलब पता है? खुद से बात करना। यानी कि बच्चे का जो खुद से बात करना है वो क्या है? बच्चे के संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का लक्षण है। जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की उम्र में होती है। तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में वाइगोत्स्की दिखे और मदद दिखे, आंख बंद करके टिक कर दो। ये मैंने ट्रिक दे दी आपको। बस ये मैंने आपको ट्रिक दे दी है, जहां मदद, समर्थन, सहयोग। अब मेरी बात को सुनो, ट्रिक सुनो। हम आपको देंगे धाकड़ ट्रिक। क्या देंगे? धाकड़ ट्रिक देता हूं। धाकड़ ट्रिक, जहां आपको मदद दिखे, जहां आपको समर्थन दिखे, जहां आपको सहयोग दिखे, ठीक है, जहां आपको समर्थन, मदद, सहायता दिखे और आपको दिख जाए कौन? वाइगोत्स्की। आंख बंद करके टिक कर देना। बस आंख बंद करके टिक कर देना। 100% क्वेश्चन सही होगा। आप कहोगे क्यों होगा? क्योंकि यह भी एक कॉन्सेप्ट है। क्यों कॉन्सेप्ट है? वाइगोत्स्की ने यह कहा था कि बच्चा जो भी सीखता है वो मदद के द्वारा ही सीखता है। इसीलिए ये ट्रिक कभी फेल नहीं होगी, 100% काम करेगी। जहां दिखे वाइगोत्स्की दिखे, टिक कर दो। अब मेरी बात को समझना आगे। अब वाइगोत्स्की में एक लास्ट पॉइंट आपको और समझना है। जब वाइगोत्स्की ने भाषा को महत्वपूर्ण माना था, तो वाइगोत्स्की ने एक बात कही थी कि भाषा जो है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। भाषा जो है महत्वपूर्ण है और संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है।
क्या बनाती है? भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, यानी कि भाषा हमेशा पहले आएगी। तो वाइगोस्की ने यह कहा था कि भाषा जो आएगी वो पहले आएगी, जबकि प्याजे ने क्या कहा था? तो प्याजे ने उल्टा कहा। प्याजे ने कहा विचार पहले आते हैं। तो प्याजे के अनुसार विचार पहले आते हैं और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले आती है। अब कैसे याद रखोगे, मेरी बात समझो। मैंने आपको बताया वाइगोत्स्की ने 3 ही बात महत्वपूर्ण बताई, समाज, संस्कृति और भाषा। जब जिसको हम महत्वपूर्ण मानते हैं उसको हम पहले बुलाएंगे। जब वाइगोत्स्की ने भाषा को महत्वपूर्ण माना है तो भाषा को पहले बुलाएंगे। और आपको पता है प्याजे तो इसके कट्टर दुश्मन थे। प्याजे तो उल्टा कहते थे कि भाषा बाद में आएगी, विचार पहले आएंगे। तो विचार पहले आएंगे ये प्याजे ने कहा था और भाषा पहले आएगी ये वाइगोत्स्की ने कहा था। इस बात को दिमाग में उतार लो। अब चलता हूं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है जीन प्याजे। तो जीन प्याजे ने यह कहा था कि बच्चा जो होता है वो ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है। सीधे चलता हूं, एक एक बात समझाता हूं, ठीक है जी। आगे चलता हूं और सीधे अच्छे से लो जी, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। अभी देखना, ट्रिक दूंगा बहुत तगड़ी तगड़ी आज। ये रहा क्वेश्चन, आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। ये रहा, बताओ जी। जीन प्याजे का मानना था ज्ञान क्या है? एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जाता है। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होने के बजाय जन्मजात और प्रदत्त है, या अधिक जानकर अन्य लोगों के साथ अंतः क्रिया से निर्मित होता। बढ़िया क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं अगर ये क्वेश्चन आ गया 99% बच्चा कर नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आज के बाद हर एक बच्चा करेगा। ट्रिक ऐसी दूंगा, पहले मेरी बात को समझना। अधिक जानकर अन्य लोग की बात वाइगोत्स्की ने की थी, और जो बात वाइगोत्स्की ने कर दी उसे प्याजे के सामने कतई मत लाना, ये गलत होगा। अब आपके सामने 3 ऑप्शन बचे। ट्रिक सुनिए, ट्रिक। जहां आपको बजाय शब्द आ जाए, कौन सा शब्द आ जाए? बजाय शब्द दिख जाए, तो जब भी बजाय शब्द आए तो आगे वाली लाइन को काट देना और सिर्फ पीछे वाली लाइन पढ़नी है। जब भी बजाय शब्द आए तो बच्चा क्या गलती करता? एक गलती करता, और कमेंट में देखो हर बच्चे ने गलत जवाब दिया। बच्चे ने लगा दिया सी 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 सी, गलत है। क्यों? बच्चा सोच रहा है यहां निष्क्रिय शब्द आ गया, तुरंत काट दो। बेटा यहां बजाय शब्द लगा है, और जहां भी बजाय शब्द लगे ये ट्रिक दिमाग में फिट करो, और क्वेश्चन भी समझाऊंगा। तो आगे लाइन को काट देना, सिर्फ पीछे वाली लाइन पढ़नी है। अब बताओ, ज्ञान जन्मजात होता है? क्या प्याजे ने यह कहा था कि बच्चा ज्ञान को मां के पेट से लेके पैदा होता? नहीं, प्याजे ने कहा था ज्ञान जो होता है वो बच्चे के द्वारा निर्मित होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। तो एक ट्रिक दी है बस, कि जब भी क्वेश्चन में बजाय शब्द आए आगे की लाइन काट देना, और बजाय से सिर्फ पीछे वाली लाइन पढ़नी है। सिर्फ आगे की लाइन से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ पीछे की लाइन पढ़नी है, और आंसर आपके कदमों में आएगा। कहेगा बाबूजी मुझे माफ कर दो। अब ऐसा क्यों होता है? ट्रिक फेल नहीं होगी। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा। समझना, यहां से समझना दिमाग से। यह कहता है कि ज्ञान जो होता है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय, मतलब वो ये कहना चाह रहा कि पर्यावरण से ज्ञान निष्क्रिय रूप से नहीं होता, बच्चा ही निर्मित करता है। ये कह रहा कि ज्ञान निष्क्रिय नहीं होता। यही तो कह रहे हैं प्याजे भी कि निष्क्रिय नहीं होता, बच्चा एक्टिव होता। ये कह रहा पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय, मतलब इसके बजाय, ऐसे नहीं होता। बजाय का मतलब ऐसे होता है। इसीलिए जब भी बजाय शब्द आए आगे की लाइन काटो, बजाय से पीछे वाला पढ़ो सिर्फ,
और यहीं से आंसर आपके कदमों में आ गया। क्लियर है? एक एक बात क्लियर हो गई होगी। मैं कह रहा हूं एक क्लास जो देख लेगा, गारंटी बैच में मैंने वादा किया था कि टॉप 5 क्लास पढ़ाऊंगा और 5 क्लास के बाद आपकी तस्वीर और तकदीर सीडीपी की दोनों बदल जाएंगी। सीधे चलता हूं अभी, और अभी एक और बहुत बड़ी घोषणा है। ठीक है, अगला टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो पहला क्वेश्चन यहां से ये ही पूछा जाएगा कि भाई साहब जी ये बता दो कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो आप कह देना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया था ये जीन प्याजे ने दिया था। किसने दिया था? जीन प्याजे ने दिया था। और संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है बुद्धि का विकास। तो प्याजे ने यह कहा था कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, समझ लो, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है बच्चे की बुद्धि का विकास भी बढ़ता है। तो उन्होंने कहा जैसे जैसे बच्चे के अंदर परिपक्वता आती है, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चे में मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है, ऐसे ऐसे ही बच्चे की बुद्धि का विकास भी बढ़ता रहता है। यानी कि शुरुआत में जो छोटा बच्चा होता है कम बुद्धि का विकास होता है, फिर बड़ा होता रहता है तो उसकी बुद्धि का विकास भी बड़ा होता है। तो प्याजे की कुछ टर्म थी, उन टर्म को जानेंगे और यहीं से क्वेश्चन आता है। तो पहली टर्म थी संगठन। तो संगठन का मतलब क्या होता है? प्याजे ने कहा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को पुनर्व्यवस्थित करना। अब मेरी बात को समझना, ज्ञान को पुनर्व्यवस्थित करना, ज्ञान को पुनर्व्यवस्थित करना, पुनर्व्यवस्थित करना। अभी आपको ट्रिक भी दूंगा। ज्ञान को पुनर्व्यवस्थित करना, जैसे आप किसी के घर गए, किसी के जूते कहीं पड़े हैं, बेल्ट कहीं पड़ी है, किताबें कहीं रखी है, उसका बेड सोफे के ऊपर है, सोफा बेड के ऊपर कुछ पता नहीं है, तो आप क्या कहते हो? भाई चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है। तो ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? होता है व्यवस्थित करना। अब प्याजे के केस में समान की तो बात होगी नहीं, बुद्धि में ज्ञान की बात होगी। तो प्याजे ने यह कहा कि जब भी बच्चा सीखता तो पहले वो ज्ञान को व्यवस्थित करता है। जैसे आप ए के बाद बी के बाद सी आएगी, ये किसने कहा? ये व्यवस्थित है। तो ज्ञान को व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। तो ट्रिक सुनिए, जहां आपको पुनर्व्यवस्थित शब्द दिख जाए, आंख बंद करके किसको लगा दोगे? संगठन को लगा दोगे, क्योंकि ज्ञान को पुनर्व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? संगठन। कोई डाउट तो नहीं? अब देखिए, स्कीमा एक टर्म थी किसकी? जीन प्याजे की। अब स्कीमा क्या होती है? स्कीमा होती है एक मेमोरी कार्ड है। सर मेमोरी कार्ड? आपने पुराने जमाने में फोन देखे होंगे। पुराने जमाने में सर? अरे अभी स्मार्टफोन से पहले एक फोन आते थे जिनमें चिप लगती थी, तो चिप को लोग चुरा लेते थे क्योंकि सारा जो डाटा होता था वो चिप में होता था। भगवान जी को यह पहले से ही पता था कि जिन मनुष्यों को मैं बना रहा हूं ये जरूर एक दूसरे की चिप को निकालेंगे। तभी तो भगवान ने क्या किया, आजकल जो फोन है उनमें इनबिल्ट चिप आती है कि फोन में कितना स्पेस है, 256 GB, कोई नहीं चुरा सकता। फोन में कितना स्पेस है, 512 GB। तो आजकल जो फोन बने ना वो भगवान को देख के ही बने हैं। भगवान ने भी हमारे दिमाग में एक चिप लगाई हुई है जिसको कहते स्कीमा। तो जो सारा डाटा स्टोर होता है, जो ज्ञान का भंडारण होता है, वो स्कीमा में ही होता है। फिर तो सर एक काम करना, प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पीयूसी प्लीज सर, एग्जाम से एक दिन पहले अपनी स्कीमा मुझे दे देना। मैं 30 में से 30 नंबर ले आऊंगी सर, आपको 10,000 रुपए दे दूंगी, स्कीमा मुझे दे देना। भगवान को पता था ये बच्चे ऐसे ही करेंगे,
कोई तो मोदी जी के सामने ही पहुंच जाएगा, मोदी जी प्लीज मुझे छोटा मोटा विधायक बना दीजिए, सांसद बना दीजिए, मुझे नहीं बनना पीएम। कोई आईएएस भैया प्लीज आपने टॉप तो कर लिया, आप डीएम बन गए, मैं छोटा एडीएम बन जाऊंगा साहब, मुझे एक दिन के लिए स्कीमा दे दीजिए। भगवान को पता था यही सब करेंगे ये नालायक, इसीलिए भगवान ने क्या किया कि जो ये चिप चुरे ना, उन्होंने दिमाग में इनबिल्ट कर दी। तो दिमाग में जो चिप होती है उसको ही स्कीमा कहते हैं। जितना भी सारा डाटा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये मेरे स्कीमा में है, आपको ये पता है ये आदेश सर है, ये स्कीमा है, आपको कोई गाना पता है, ये स्कीमा के अंदर है। तो जो भी ज्ञान होता है वो सब किसके अंदर स्टोर होता है? स्कीमा के अंदर स्टोर होता है। तो स्कीमा क्या है? एक मेंटल स्ट्रक्चर है, मानसिक संरचना है। इसे देख नहीं सकते, ठीक है, देख नहीं सकते। कभी आज ही खोपड़ी खुलवा दो डॉक्टर पे कि डॉक्टर साहब देखना मेरा स्कीमा ठीक काम नहीं कर रहा। ये एक मेंटल स्ट्रक्चर है, मानसिक संरचना है। तो ज्ञान का जो भी भंडारण होता है तो वो कहां पर होता है? आप कह देना स्कीमा में ही होता है। कहां पर होता है? स्कीमा के अंदर ही होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलता हूं। अगली टर्म है इनकी, एक टर्म है जीववाद। अब जीववाद का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे बच्चा होता है, उसके सामने एक गुड्डा दे देना, देखो कितना प्यारा गुड्डा है, ठीक है, वो क्या कहेगा? अरे मम्मी मेरे गुड्डा को भूख लग रही है, वो इस गुड्डा को खिलाएगा। वो कहेगा गुड्डा को प्यास लग रही है, इसको पानी पिला दूं। जैसे आप बचपन में करते थे, मेरी गुड़िया सबसे प्यारी, मम्मी मैं अपनी गुड़िया को सुलाती हूं, मेरी गुड़िया को सर्दी ना लग जाए। वो कहती है मम्मी इसको पानी पिला दो, वो गुड्डा को ही पानी पिलाएगा। क्यों? क्योंकि वो इसे जिंदा समझता है। जो छोटा बच्चा होता है वो इसे जिंदा समझता, तभी तो कहता अरे चोट लग गई, ज्यादा बोल रहा, एक थप्पड़ मार, ओ मेरा बाबू प्याला सा बाबू, इस तरह से करता। क्यों? क्योंकि बच्चा इसको सजीव मानता है। तो निर्जीव को सजीव मानने का जो गुण होता है, इसको बच्चा जिंदा समझता। एक बात बताओ, क्या ये जिंदा है? नहीं। मैं इसको एक चाटा मारूं, इसके कुछ होगा नहीं। लेकिन बच्चा सोचता है अगर मैंने इसके एक चाटा मार दिया तो ये रोने लगेगा, इसको वो पानी पिलाएगा, जबरदस्ती पानी पिलाएगा, ले पी पी पानी पी, इसके ऊपर बिखेर देगा, इसको रोटी खिलाएगा, खा। यानी कि बच्चा जो है इस निर्जीव को सजीव समझता है। तो निर्जीव को जो सजीव समझना होता है वही जीववाद कहलाता है। तो निर्जीव को सजीव समझना, निर्जीव को यानी कि जो चीज जिंदा नहीं है उसको जिंदा समझना, नॉन लिविंग को लिविंग समझना, वही क्या कहलाता है? सजीव समझना। ये ही जीववाद कहलाता है। ये ही क्या कहलाता है? जीववाद। जैसे क्वेश्चन आता है, एक बच्चा बटन बंद करते हुए कहता है कि बटन को आराम से बंद करूं, कहीं इसको चोट ना लग जाए। एक बात बताओ, कहीं बटन को चोट लगती होंगी? नहीं। लेकिन बच्चा ये सोचता है बटन को चोट लग जाएगी। तो ये क्या कर रहा है? जीववाद कर रहा है। एक बच्ची, क्वेश्चन आए हुए हैं एक एक समझो, रस्सी कूदते समय बोल रही है कि मैं आउट नहीं हूं, मुझे इस रस्सी ने आउट किया है। एक बात बताओ, क्या रस्सी किसी को आउट करेगी? नहीं। लेकिन वो रस्सी को जिंदा समझ रही है। तो जो चीज जिंदा नहीं है उसको जिंदा समझना जीववाद कहलाता है। क्लियर है बात? एक एक बात समझ में आएगी, ठीक है। अगला होता है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं इसे। अब ये क्या होता है भाई? आपके घर में बच्चा रोता है तो रोने के साथ आप उसे दे देते हो फोन। जब आप बच्चे को फोन देते हो, बच्चा फोन को देख रहा होता है, आप थोड़ी देर बाद फोन को छीन के ऐसे जेब में रख के कह देते हो बेटा फोन को चिड़िया लेके उड़ गई। बच्चा इधर देखता है फिर इधर देखता है और वो रोना शुरू कर देता है। पता क्यों? क्योंकि बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक बताया है जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने कहा है
कि बच्चा बेवकूफ नहीं है, वो ये जानता है कि फोन को कोई चिड़िया पिड़िया लेके नहीं उड़ी, फोन यही कहीं है। तभी तो आपने देखा होगा कि घर में आप बच्चे को सुला देना और सुला के रसोई में काम करने चले जाना, बच्चा पहले इधर देखेगा मम्मी है, इधर देखेगा मम्मी नहीं है, और जोर जोर से रोएगा, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी भले ही आंखों से दिखाई नहीं दे रही, वो ऐसे ही कहेगा मम्मी मम्मी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मम्मी भले ही मेरी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन मम्मी यही कहीं है। तो छिपी हुई वस्तु को ढूंढना क्या कहलाता है? वस्तु स्थायित्व कहलाता है। जैसे आप सोचते हो ना कि बेटा ले फोन को चिड़िया लेके उड़ गई, तो आप समझते हो मैंने इसको बेवकूफ बना दिया। जीन प्याजे कहते हैं बेवकूफ नहीं बनाया, बच्चा ये जानता है कि फोन चिड़िया विड़िया लेके नहीं उड़ी, तुमने उससे छिपा लिया है, उसी को कहते हैं वस्तु स्थायित्व। अच्छा सर, आज तक तो हम बेवकूफ समझ रहे थे, अब मत समझना। बच्चा ये जानता है कि तुमने उससे फोन छिपा लिया है, इसीलिए वो तब तक रोता रहेगा जब तक आप उसे फोन नहीं दे देते। अच्छा, अरे गुरुजी हम तो बहुत गलती करते थे, हम तो अपने लड़का से कह देते बेटा चिड़िया लेकर उड़ गई, कुत्ता लेकर भाग गया। अच्छा, तभी वो रोता है, फिर फोन दे देती हूँ, चुप हो जाता है। हाँ, वो जानता है कोई चिड़िया पिड़िया लेके नहीं उड़ी। छिपी वस्तु को ढूंढना ही क्या कहलाता है? छिपी वस्तु को ढूंढना। तो छिपी वस्तु को जो ढूंढना है वही क्या कहलाता है? वही वस्तु स्थायित्व कहलाता है। अब कहते हैं अगली टर्म थी केंद्रीकरण। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, बहुत लाजवाब सा क्वेश्चन। केंद्रीकरण का मतलब होता है बच्चा जो होता है वस्तु की एक ही विशेषता पर ध्यान दे पाता है। तो वस्तु के एक पहलू पर ही ध्यान दे पाना, वस्तु के एक पहलू पर ध्यान देना, वस्तु के एक पहलू पर ध्यान देना, वस्तु के एक पहलू पर ध्यान देना, यह किसका उदाहरण है? केंद्रीकरण का। जैसे आपसे पूछेगा कि अनु के सामने दो गिलास थे, एक पतला और लंबा गिलास था, एक छोटा और चौड़ा गिलास। दोनों में बराबर जल आता है, लेकिन अनु से पूछा गया बेटा बता जल किसमें अधिक है? तो अनु कह दे जी लंबे वाले में अधिक आता है। इसका मतलब अनु क्या कर रही है? अनु के अंदर केंद्रीकरण है। क्यों? वो वस्तु की एक ही विशेषता पर ध्यान दे पा रही है। वो ये देख रही है ये लंबा है, इसमें ज्यादा है। वो ये नहीं देख पा रही ये चौड़ा भी तो है, ये छोटा जरूर है लेकिन चौड़ा भी तो है। वो कह देती है कि लंबे वाले में ज्यादा पानी है। ये केंद्रीकरण का उदाहरण है। जैसे दूसरा क्वेश्चन ऐसे आता है कि जब चिकनी मिट्टी को दबाया जाता है, जैसे चिकनी मिट्टी से आप खेलते होंगे बचपन में, गोल गोल मिट्टी ऐसे दबा देते थे, तो वो कहती थी कि चिकनी मिट्टी बढ़ गई। क्या चिकनी मिट्टी बढ़ी है? आप बताओ। बढ़ी नहीं है, सिर्फ हमने उसकी शेप चेंज की है। तो वह वस्तु की एक विशेषता पर, यानी कि एक बार में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करती है कि ये तो बढ़ गई। वो ये नहीं देख रही कि मिट्टी तो इतनी है, अलग से मिलाई थोड़ी है, मिट्टी तो उतनी ही है, लेकिन ये नहीं समझ पाती। तो ये नहीं समझ पाती तो ये ही कहलाता है केंद्रीकरण। आगे चलता हूं। अगली टर्म है अविलोम्यता। अविलोम्यता का मतलब क्या है? इरिवर्सिबिलिटी। देखो इरिवर्सिबिलिटी, देखो रिवर्स का मतलब क्या होता है? देखो एक होता है रिवर्स, जैसे मैं गया आगे, मैं आगे आ गया, अब मैं पीछे चला जाऊं, ये रिवर्स जाना होता है। और मैं आगे बढ़ गया, पीछे ना जा पाऊं, इसको कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी। तो बच्चा अगर एक संख्या से, जैसे 4 + 5 = 9, अब बच्चे से पूछा जाए कि बेटा ये बता 4 वापस कैसे आएगा, तो बच्चा ये ना कर पाए कि इस प्लस के 5 को इधर ले जाओ सर, तो 9 - 5 = 4।
ये 4 ऐसे वापस से आ सकता है। अगर ये समझने में बच्चा असमर्थ है, यानी कि बच्चा इसे नहीं समझ पाता, यानी कि वो सीधे सीधे आगे तो बढ़ गया, तो एक संख्या से आगे तो बढ़ना आता है लेकिन पीछे लौटना नहीं आता, उसी को कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी। यानी कि आगे बढ़ गया लेकिन वापस नहीं जा पा रहा, उसको कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है। एक होता है संरक्षण का अभाव, लैक ऑफ कंजर्वेशन। अब ये जो होता है ये आकृतियों में होता है। आकृतियों में कैसे? जैसे बच्चे के सामने 2 आकृति है, 1 2 3 4, यहां पर 4 कंचे ऐसे रखे हैं। ये दूसरी आकृति है 1 2 3 4, यहां दूर दूर रखे हैं। अब बच्चे से पूछा जाए बेटा बेटा किसमें कंचे अधिक हैं, तो वो कह दे बी में अधिक है। इसका मतलब बच्चे के अंदर क्या है? संरक्षण का अभाव है। क्यों अभाव है? अगर किसी वस्तु की हम शेप में परिवर्तन कर दे तो उसकी मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये नहीं समझ पाता कि यहां भी 4 हैं, यहां भी 4 है, लेकिन बच्चा कह दे बी में ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर संरक्षण का अभाव है। वो ये नहीं जान पाता कि ये दूर दूर भले ही रखे हैं, किसी आकृति की अगर हम शेप में परिवर्तन कर दें, शेप में परिवर्तन कर दें तो उसकी मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये नहीं जान पाता तो संरक्षण का अभाव है, और ये जान जाता कि दोनों में बराबर हैं तो इसका मतलब उसने क्या कर लिया? संरक्षण कर लिया। समझ गए बात? बहुत बढ़िया। आगे चलता हूं। अगली एक टर्म थी इनकी जिसका नाम था अनुकूलन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अनुकूलन का मतलब होता है ढलना। अपने आप को परिस्थिति के अनुसार जो ढालना होता है वो अनुकूलन कहलाता है। और अनुकूलन के 2 भाग जीन पियाजे ने बताए थे। कितने भाग? 2 भाग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अनुकूलन के 2 भाग जीन पियाजे ने बताए, और पहला जो पार्ट था उसको कह दिया समावेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और समावेशन को ही दूसरे शब्दों में कह देते हैं आत्मसातकरण। क्या कह देते हैं? आत्मसातकरण कह देते हैं। और दूसरी जो टर्म थी इनकी उसका नाम था समायोजन। क्या नाम था? समायोजन नाम था। इंग्लिश में इसको कहते हैं असिमिलेशन। क्या कहते हैं? असिमिलेशन कहते हैं, असिमिलेशन। और इसको कहते हैं एक्कोमोडेशन। क्या कहते हैं? एक्कोमोडेशन। अब मेरी बात को अच्छे से समझना। तो पहला क्वेश्चन ये ही आएगा कि भाई ये बताओ अनुकूलन के कितने भाग होते? पहली मेरी बात समझना। अनुकूलन की जो बात की थी वो किसने की थी? जीन पियाजे ने की थी। किसने की थी? जीन पियाजे ने की थी। और अनुकूलन के 2 भाग बताए थे। कितने भाग? 2। एक समावेशन और एक समायोजन। अब मेरी बात को समझना यहीं पर। जैसे आपका नाम है राजू, आपकी मम्मी आपको प्यार से बोलती हैं भोला, तो राजू और भोला अलग अलग नहीं हैं, राजू और भोला एक ही है। ऐसे ही समावेशन और आत्मसातकरण एक ही है। कभी वो समावेशन कहता है, कभी आत्मसातकरण कहता है। तो समावेशन और आत्मसातकरण एक ही है, अलग अलग नहीं है। कभी क्वेश्चन में समावेशन कहेगा, कभी आत्मसातकरण कहेगा। अब मेरी बात को समझना, ये होते क्या है। देखो, पुरानी जानकारी में जो आपका पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान का मतलब होता है जो आपने पहले से सीखा हुआ है। पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को शामिल करना, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को शामिल करना, यानी कि जो आपने पहले से सीखा है उसमें नए ज्ञान को शामिल करना, यह क्या कहलाता है? यह आपका समावेशन कहलाता है।
लेकिन अभी ट्रिक भी दूंगा, बहुत अच्छे से ट्रिक दूंगा, एक एक बात भी दिमाग में छापूंगा। पूर्व ज्ञान में यानी कि पुराने ज्ञान में, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को, नए ज्ञान को संशोधन, संशोधन या बदलाव, संशोधन, बदलाव या परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन के साथ शामिल करना, के साथ शामिल करना। देखो अब मेरी बात को समझो, अगर आपको ये तीन शब्द दिख जाए, ट्रिक सुनिए पहले, ट्रिक, फिर एक एक को अच्छे से बताऊंगा, मेरी बात को समझो। पहले ट्रिक सुनिए। ट्रिक ये है कि अगर आपको ये तीन शब्द क्वेश्चन में दिख जाए, संशोधन, परिवर्तन या बदलाव, आंख बंद करके लगा दोगे समायोजन को। और ये शब्द ना दिखें तो आंख बंद करके लगा दोगे समावेशन को। समावेशन का मतलब है कि बच्चा पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को शामिल कर लेता है, यानी कि बच्चा दो जानकारियों में अंतर नहीं कर पाता। अगर जानकारी में अंतर नहीं कर पाता, बच्चा क्या होता है, जानकारी में अंतर नहीं कर पाता, जानकारी में अंतर नहीं कर पाता। तो अगर बच्चा जानकारी में अंतर नहीं कर पाता, इसका मतलब क्या है, ये समावेशन कहलाता है। और अगर जानकारी में अंतर करने लग जाए तो समायोजन कहलाता। मेरी बात समझो, अच्छे से समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा, दिमाग लगा दो बस पूरा समझो। अगर बच्चा पुरानी जानकारी और नई जानकारी में अंतर ना कर पाए, जैसे बच्चा जानता है कि जिसके 4 पैर और 1 पूंछ होती है वो कुत्ता होता है। एक दिन वो घोड़े को देखता है, घोड़े के भी 4 पैर थे, उसकी भी 1 पूंछ थी, तो वो घोड़े को घोड़ा ना कह करके कुत्ता कहे। तो जब बच्चे से क्वेश्चन में वो ये कहे कि ये ना कह करके ये कहे, इसका मतलब क्या है कि वो अंतर नहीं कर पाता। तो अगर अंतर नहीं कर पा रहा तो समावेशन है। समावेशन का मतलब मिला दिया, घोड़े को भी कुत्ते में मिला दिया। समावेशन का मतलब है मिला देना। तो घोड़े को भी कुत्ते में मिला दिया, घोड़े को भी कुत्ता बता दिया, तो ये समावेशन है। और अगर वो अंतर करने लग जाए कि भाई वो तो कुत्ता था, ये कुत्ता नहीं है, तो ये समायोजन है। तो जानकारी में अगर अंतर नहीं कर पाए तो समावेशन, और अंतर करने लग जाए तो समायोजन। और ट्रिक, अगर संशोधन, बदलाव या परिवर्तन शब्द आए तो समायोजन, और ये शब्द ना आए तो समावेशन। बात ही खत्म है। अब मेरी बात को समझना। एक टर्म होती है साम्य धारण, इसी को कहते इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन। अब मेरी बात को समझो। आपने कुछ जानकारी समावेशन से हासिल की है, कुछ जानकारी समायोजन से हासिल की है। अंत में दोनों जानकारियों के बीच क्या बिठाते हो, तालमेल बिठाते हो। तो जानकारियों के बीच तालमेल बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जानकारियों के बीच, जानकारियों के बीच तालमेल बिठाना, जानकारियों के बीच तालमेल बिठाना क्या कहलाता है? तो जानकारियों के बीच तालमेल या संतुलन बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो जानकारियों में संतुलन या तालमेल बिठाना क्या कहलाता है? साम्य धारण कहलाता है, इक्विलिब्रेशन कहलाता है। तो अगर हम भाई कुछ जानकारी आपने समावेशन से ली, कुछ समायोजन से ली, तो अंत में दिमाग में दोनों जानकारियों के बीच जो संतुलन बिठाओगे उसी को कहते हैं साम्य धारण, उसी को कहते हैं इक्विलिब्रेशन। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात को समझना। अगर बच्चा जो होता है उसने कोई ज्ञान सीखा हुआ है,
आप किसी ज्ञान से किसी नई समस्या को नहीं समझ पाते तो बच्चे के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है? तो जब बच्चा सीखे गए ज्ञान से, जब बच्चा सीखे गए ज्ञान से, जब बच्चा सीखे गए ज्ञान से नई समस्या को नहीं समझ पाता, नई समस्या को नहीं समझ पाता, जैसे अभी आपको बताऊंगा, नहीं समझ पाता, अच्छे से समझाऊंगा, नहीं समझ पाता, नहीं समझ पाता। जैसे आपको मैंने जीन प्याजे का पूरा चैप्टर समझा दिया, अब जीन प्याजे का आप क्वेश्चन करो और मान के चलो जीन प्याजे का क्वेश्चन आपसे ना हो तो आपके अंदर क्या होगा? जल्दी बताओ। तो आपके अंदर असंतुलन पैदा होगा। तो जब हमने ज्ञान सीखा है उससे नए ज्ञान को या नई समस्या को नहीं समझ पाते तो हमारे अंदर असंतुलन पैदा होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा गया है कि जब बच्चा सीखे गए ज्ञान से नई समस्या को नहीं समझ पाता तो उसके अंदर क्या पैदा होता है? आप कह देना असंतुलन पैदा होता है। ठीक है जी, आगे चलता हूं। अब जीन प्याजे ने यह कहा कि बच्चों की सोच वयस्कों से, जीन प्याजे ने कहा कि बच्चों की जो सोच होती है वो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होती है। प्रकार का मतलब है गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। कैसे भिन्न होती है? गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है बजाय मात्रा के, यानी कि मात्रा में कोई अंतर नहीं होता, बजाय मात्रा के। अब मेरी बात को अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट बात है ये। देखो, जैसे आप हो, आपके दिमाग का वजन भी 1450 ग्राम है, कोई बड़ा व्यक्ति है उसके दिमाग का वजन भी 1450 ग्राम है। इसका मतलब क्या है कि मात्रा में कोई अंतर नहीं होता। बच्चे की जो सोच होती है वो बड़ों से, बड़ों को कहते हैं वयस्क, बच्चे की सोच बड़ों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, यानी कि बच्चा अलग तरह से सोचता है। जैसे आप कहते हो कि पापा एक फॉर्च्यूनर लिया हो, पापा कहते नहीं बेटा घर बनाना जरूरी है, फॉर्च्यूनर सही नहीं है। तो आप अलग प्रकार से सोच रहे हो, पापा अलग प्रकार से सोच रहे हैं। तो बच्चों की जो सोच होती है बड़ों से वो प्रकार में भिन्न होती है, मात्रा में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, अब जीन प्याजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्याजे ने विकास के 4 गुणात्मक चरण बताए, 4 गुणात्मक चरण बताए, 4 गुणात्मक चरण बताए। कितने बताए? 4 गुणात्मक चरण बताए, या जिसे कहते हैं विकास की 4 अवस्थाएं बताई। केवल 10 मिनट मुझे दीजिए और अच्छे से ट्रिक से दिमाग में फिट कर दूंगा। कितने चरण बताए? 4 चरण बताए। और इसकी धाकड़ ट्रिक है कि जीन प्याजे सपने में आया। ट्रिक लिखिए, जीन प्याजे सपने में आया। तो जैसे आपके सपने में कौन आते हैं भैया? आपके सपने में आते चोर, पुलिस, धाए धाए। सर मेरे सपने में गोली चल गई, धड़ 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 धड़। गुरुजी मेरा सपना टूट गया। गुरुजी मेरे सपने में आ रही रेंज रोवर। अरे रेंज रोवर नहीं लानी, आपको सपने में किसको लाना है? जीन प्याजे को लाना है। क्योंकि जब जीन प्याजे सपने में आएंगे तभी सीटेट में टॉपर बन पाओगे बेटा, वरना नहीं बन पाओगे। क्योंकि जीन प्याजे पेपर में जरूर आएगा। तो जीन प्याजे सपने में आया, तो आपके सपने में कौन आया? आप कह दोगे जीन प्याजे। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा से संवेदी पेशी अवस्था। से कौन सी बनेगी? संवेदी पेशी अवस्था बनेगी। ठीक है, पैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बनेगी। कौन सी बनेगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बनेगी। में से क्या बनेगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बनेगी।
तो अब आप कभी नहीं भूलोगे मूर्त संक्रियात्मक। और ऐसे क्या बनेगी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बनेगी। कौन सी बनेगी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बन जाएगी भाई साहब। लॉजिक खत्म, कुछ नहीं करना। जीन प्याजे सपने में आया तो से संवेदी पेशी अवस्था, पे से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मैं से मूर्त और ऐसे औपचारिक। तो ये पहली, ये दूसरी अवस्था, ये तीसरी अवस्था, ये चौथी अवस्था। बताओ कोई दिक्कत? अभी देखना मजा आएगा, बहुत तगड़ा मजा आने वाला है। जब ये पहली अवस्था है तो ये कब से कब तक चलेगी? तो ये जन्म से 2 वर्ष चलती है। देखो, जब अवस्था पहली है तो कितनी चलेगी? जन्म से 2 वर्ष चलेगी। जब ये अवस्था दूसरी है तो 2 वर्ष से ही शुरू होगी और 2 से 7 वर्ष चलेगी। 2 से 7 वर्ष चलेगी। जो तीसरी अवस्था है ये 7 से 11 वर्ष चलेगी। 7 से 11 वर्ष। और चौथी जो अवस्था है ये 11 से 15 वर्ष चलेगी। तो अब आप ऐसे कहना, जन्म से 2 वर्ष चलेगी पहली, दूसरी जब अवस्था दूसरी है तो 2 से 7, तीसरी 7 से 11, चौथी 11 से 15 और जीन प्याजे सपने में आया भाई साहब। तो अब ये है 4 अवस्थाएं। तो पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था, भैया कब से कब तक चलेगी? पहला क्वेश्चन, तो आप कहना जन्म से 2 वर्ष। कितनी? जन्म से 2 वर्ष। इसी का दूसरा नाम भी है प्यारे बच्चों, इसी को इंद्रियगामक अवस्था भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इंद्रियगामक अवस्था कह देते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रियगामक अवस्था भी कह देते हैं। अब इसकी भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है जी? ट्रिक सुनिए। ट्रिक है इंद्रियों को वश में करो। अब देखो ट्रिक, इंद्रियों को वश में करो, इंद्रियों को वश में कर, इंद्रियों को वश में करो, बस ये ट्रिक है। आपको बोलना है इंद्रियों को वश में करो, ट्रिक खत्म। अब कैसे खत्म? इंद्रिय से बनेगा कि बच्चा जो है इंद्रियों के द्वारा सीखता है, तो आपसे कहेगा कि बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखना, इंद्रियों के द्वारा सीखना, बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता। भाई इंद्रियों के द्वारा सीखता मतलब इंद्रिय गामक या संवेदी पेशी अवस्था। दूसरा, वैसे बनेगा वस्तु स्थायित्व। भाई वश से क्या बनेगा? वस्तु स्थायित्व। आपसे कहेगा कि बच्चा किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस करता है, तो आप कह देना संवेदी पेशी अवस्था में। ठीक है। से बनेगा स्थगित अनुसरण, कि बच्चा पीछे से नकल करना शुरू कर देता है, जैसे मम्मी को मां पा, स्थगित अनुसरण करता है। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है, केवल 3 बातें। इंद्रियों को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो। तो इंद्रिय से इंद्रिय गामक अवस्था, वश से वस्तु स्थायित्व और इससे से स्थगित अनुसरण। तो ये 3 विशेषता किसकी है? संवेदी पेशी अवस्था की है। बताओ, इतनी सा भी डाउट हो, इतना सा भी, एक एक बात दिमाग में छप जानी चाहिए। आगे चलता हूं। अगली अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब एक बात बताओ, पहले मुझे यह बताओ ये कब से कब तक चलेगी? आप कहोगे 2 से 7 वर्ष। अभी ऐसी ट्रिक दूंगा जीवन में नहीं भूलोगे। देखो, पे से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और पे से प्रतीकात्मक खेल। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि बच्चा इसी में क्या खेलता है, प्रतीकात्मक खेल कहे या प्रतीकात्मक विचार कहे, प्रतीकात्मक विचार कहे या प्रतीकों का प्रयोग कहे, तो आप किसको लगा दोगे? आप कहोगे सिंबलिक थॉट कहे या सिंबलिक गेम्स कहे, सिंबॉलिक गेम्स कहे या सिंबॉलिक थॉट्स कहे। तो ये बच्चा किस में खेलता है? तो ट्रिक सुनिए, बहुत ही धाकड़ ट्रिक दूंगा, कुछ नहीं करना, दिमाग को शांत छोड़ दो। ठीक है।
पे से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और पे से प्रतीकात्मक खेल। तो पे से पूर्व और पे से प्रतीकात्मक खेल जो खेलता है बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, इसी अवस्था में बच्चा क्या करता है, जीववाद करता है। क्या करता है, जीववाद करता है। एनिमिज्म इसी में करता है। ठीक है, अभी बहुत तगड़ी ट्रिक दूंगा। इसी में बच्चा केंद्रीकरण करता है। क्या करता है, केंद्रीकरण करता है, सेंट्रेशन करता है, सेंट्रेशन। इसी में बच्चे में होती है अविलोमीयता। क्या होती है, अविलोमीयता होती है। अविलोमीयता, इरिवर्सिबिलिटी भी इसी में होती है। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी भी जो करता है बच्चा इसी अवस्था में करता है। अभी समझा दूंगा सब कुछ, चिंता मत करो। इसी में बच्चा करता है संरक्षण का अभाव, संरक्षण का अभाव, यानी कि इसी में करता है लैक ऑफ कंजर्वेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन। इसी में बच्चा करता है लैक ऑफ कंजर्वेशन। इसी में बच्चा होता है अहम केंद्रित। कैसा होता है, अहम केंद्रित होता है। अहम केंद्रित। अभी एक एक चीजें याद हो जाएंगी, क्लास के क्लास में ही याद होंगी, चिंता मत करो। और बहुत बेहतर तरीके से याद करवाऊंगा। पहले एक एक चीज लिख लेने दो। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो चलती है वो चलती है जी 7 से 11 वर्ष। कितनी चलती है, 7 से 11 वर्ष चलती है। इसमें बच्चा क्या करता है, इसी में बच्चा मैं से मूर्त, मूर्त चिंतन करता है। तो मूर्त चिंतन जो बच्चा करेगा वही वो किस में करेगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें बच्चा संरक्षण करने लगता है। क्या करने लगता है, संरक्षण करने लगता है। क्या करने लगता है, संरक्षण करने लगता है। ठीक है, इसी में बच्चा क्रमबद्धता वर्गीकरण करने लगता है। क्रमबद्धता कौमा वर्गीकरण करने लगता है। क्रमबद्धता और वर्गीकरण करने लगता है। ठीक है जी। इसमें बच्चा क्या करने लगता है, विकेंद्रीकरण करने लगता है। क्या करने लगता है, विकेंद्रीकरण करने लगता। अभी ट्रिक दूंगा, चिंता मत करो। इसी में बच्चा क्या करने लगता है, इसी में बच्चा विकेंद्रीकरण, इसी में बच्चे के अंदर हो जाती है विलोमीयता आ जाती है। कौन सी आ जाती है, विलोमीयता आ जाती है। क्या आ जाती है, विलोमीयता आ जाती है। ठीक है जी, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब चौथी जो अवस्था है ऐसे औपचारिक संक्रियात्मक, ये चलती है 11 से 15 वर्ष। कितनी चलती है, 11 से 15 वर्ष चलती है। अब इसमें बच्चा क्या करता है, मेरी बात को समझना। इसमें बच्चा करता है ऐसे औपचारिक अमूर्त चिंतन। तो आपसे कहे कि बच्चा अमूर्त या अज्ञात चिंतन करता है तो वो किस अवस्था में करता है, तो आप कह देना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, इसी में बच्चा करता है
परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो बच्चा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क जो बच्चा करता है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग जो बच्चा करता है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग जो बच्चा करता है वो बच्चा भी इसी अवस्था में करता है, और इसी अवस्था में बच्चा निष्कर्ष निकालने लगता है। क्या करने लगता है? निष्कर्ष निकालने लगता है और समस्या का समाधान करने लगता है। समस्या समाधान और निष्कर्ष निकालने लगता है, समस्या समाधान करने लगता है। अब मेरी बात को समझना, अब आपको मैं याद कराता हूं एक एक चीज। अब देखना, 2 मिनट के अंदर जो बच्चा कहता ना सर मैं बहुत भूलता हूं, आज के बाद भूलोगे ही नहीं। कितनी अवस्थाएं थी? 4। अब मेरी बात को समझना। तो पहली अवस्था थी संवेदी पेशी अवस्था। इसकी ट्रिक है कि इंद्रियों को वश में करो। तो इंद्रियों के द्वारा सीखता है, वश से वस्तु स्थायित्व करता है, स्थगित अनुसरण करता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। अब चौथी अवस्था की बात करता हूं, समझना। ऐसे औपचारिक, ऐसे अमूर्त, अमूर्त या अज्ञात चिंतन करता है। जब अवस्था चौथी है तो इसमें बच्चे की बुद्धि का विकास पूरा हो जाता है। जब बच्चे की बुद्धि का विकास पूरा हो जाता है तो बच्चा कल्पना के आधार पर तर्क करने लगता है। कल्पना के आधार पर तर्क कोई कहते हैं परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, कि बच्चा कल्पना के आधार पर तर्क। भाई कल्पना के आधार पर तर्क कब कर पाओगे? जब बुद्धि पूरी विकसित हो जाएगी। तो बुद्धि जो पूरी विकसित होती है वो चौथे चरण में होती है, तभी बच्चा निष्कर्ष या समस्या समाधान करने लगता है। 3 बातें इसमें याद रखनी है। अब कंफ्यूजन होती है इन दोनों में, इसकी मैं ट्रिक बताता हूं। देखो ट्रिक, जो बच्चा दूसरी अवस्था में नहीं कर पाता, अगर वो कहे कि नहीं कर पाता तो दूसरी अवस्था, और करने लग जाता है तो तीसरी अवस्था। जैसे मेरी बात को समझो, अगर वो कहे कि बच्चे के अंदर संरक्षण का अभाव है, इसका मतलब संरक्षण नहीं कर पाता, तो नहीं कर पाता तो दूसरी अवस्था, और संरक्षण करने लगा है तो तीसरी अवस्था। ट्रिक बहुत सिंपल है। जब भी वो कहे कि लंबाई, दूरी, भार इसका ज्ञान नहीं होता, तो दूसरी अवस्था लंबाई, दूरी, भार का ज्ञान हो जाता है, तीसरी अवस्था। जैसे वो कहे क्रमबद्धता वर्गीकरण नहीं कर पाता, आप कह देना दूसरी अवस्था। और वो कहे बच्चा क्रमबद्धता वर्गीकरण, अब देखना ट्रिक मजेदार, वो कहे क्रमबद्धता वर्गीकरण, क्रमबद्धता वर्गीकरण करने लगा, तो आप कह दोगे तीसरी अवस्था। अब तीसरी कौन सी होती है? तो ट्रिक लिख देना, जीन प्याजे सपने में आया। जीन प्याजा सपने में आया, से वाली पहली, पे वाली दूसरी, मैं वाली तीसरी, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका आंसर होगा। ठीक है, तो करने लगा तो तीसरी अवस्था, और नहीं कर पाया तो दूसरी अवस्था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। दूसरी बात यह है कि जैसे वो कहे अविलोम्यता, अविलोम्यता का मतलब है अगर एक बिंदु से आगे बढ़ गया तो वापस उस बिंदु पर ना आ पाए तो उसको कहते हैं अविलोम्यता, और वापस उस बिंदु पर ना आ पाए तो दूसरी अवस्था, और वापस आ जाए तो तीसरी अवस्था। देखो बहुत बच्चे कहते हैं रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है। आज इसका एक तगड़ा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत तगड़ा। जो आपके फोन में टाइम हुआ है, इस बोर्ड पर यहां टाइम चलता है, अगर वो ही टाइम हो रहा है तो ये लाइव क्लास है, और ये ही टाइम नहीं हो रहा तो ये रिकॉर्डेड क्लास है। और इस जीवन में जब से भी पढ़ाना शुरू किया है, कभी भी लाइव क्लास में रिकॉर्डेड क्लास नहीं चलाई, आज तक का रिकॉर्ड है ये। और अगर आप ये साबित कर दोगे ये क्लास रिकॉर्डेड है, तो मैं जीवन में आपको 50 लाख रुपए दूंगा। ये आपके भाई का आपसे वादा है। ठीक है, तो मेरी बात समझो। मैं कमेंट नहीं पढ़ता क्योंकि मैं चाहता हूं
कि ये जो बच्चा मेरे सामने है ये पढ़ने के उद्देश्य से बैठा है और मेरा यही उद्देश्य होता है कि ये बच्चे नहीं उसके माता पिता के सपने पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मुझे 0 लेवल का स्टूडेंट दे दो जिसे बिल्कुल कुछ नहीं आता हो, उसके दिमाग में एक एक बात फिट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अब मेरी बात समझो। तो मैं से मूर्त संक्रियात्मक, मैं से मूर्त चिंतन। तो दूसरी अवस्था में बच्चा केंद्रीकरण करता है, इसमें विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा 7011-373209 इस नंबर पर आप सभी को क्या करना है, सीटेट ग्रुप लिख करके मैसेज करना है। जैसे ही आप मैसेज करोगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे और जिस क्लास का आपको इंतजार था, मेरे जीवन की बेहतरीन क्लास, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि जिस बच्चे ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की उसको मैं 30 प्रश्न बनाऊंगा और 30 प्रश्नों को पढ़कर चले जाना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वो क्लास लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है सुदर्शन चक्र वीडियो। जी हां, आपका इंतजार खत्म हो चुका है। जैसे मैंने पिछली बार 30 प्रश्न बताए थे और वहीं से बच्चों को पूरा पेपर मिल गया था, तो 24 तारीख सोमवार को दोपहर 2 बजे कोई भी बच्चा जुड़ना नहीं भूलना। देखो मैंने आज तक, और एक बात, ये क्लास सिर्फ लाइव मिलेगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में वो क्लास नहीं मिलेगी, इसीलिए सब काम छोड़ देना, लेकिन सोमवार दोपहर 2 बजे जुड़ना मत भूलना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। और आपसे यही उम्मीद करता हूं, अगर मेरी क्लास दमदार लगी हो तो उस क्लास को सभी बच्चे अभी लग जाएगी, 10 मिनट में वो क्लास शेड्यूल हो जाएगी। जितने बच्चे देख रहे हैं उतने ही लाइक ठोक देना पहले से ही, और अपने दोस्तों के पास सभी शेयर जरूर करना। एक क्लास 30 क्वेश्चन बताऊंगा, उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अभी समय इजाजत नहीं देता, इसीलिए जो भाई बहन अभी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं अभी मैसेज करके जुड़ जाएंगे। इस नंबर पर सीटेट ग्रुप लिख के मैसेज कर दें। और जी हां, उस क्लास को इतना शेयर करना, लाइव ही मिल पाएगी, तो बाद में फिर कहो सर नहीं मिल पाई तो पछताना पड़ेगा। जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, और बाद में भी जो देखे लाइक जरूर करें। कोहलबर्ग रह गया, उसे हम करा देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी रजत सर की क्लास है, समय इजाजत नहीं देता है। टाटा बाय बाय, जय हिंद भाई।